हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं क्विकली कंफर्म करेंगे उनका ऑडियो वीडियो उनको एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू, इट इज ओके। तो कंफर्म कर देंगे। आई विल बी एबल टू स्टार्ट इमीडिएटली। यस, कर दीजिए कंफर्म क्विकली। योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और ये डिस्कशन हम लास्ट सेशन से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट सेशन के अंदर हमने बिल ऑफ लेडिंग क्या है, इसको ड्रॉ करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो कुछ पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे। तो बाकी के पॉइंट्स को अभी हम कवर करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं लास्ट सेशन के अंदर। तो अब हम आगे मूव करते हैं। बिल ऑफ लेडिंग शुड बियर एलसी नंबर अलॉन्ग विद नेम ऑफ द इश्यूइंग बैंक। सो बिल ऑफ लेडिंग के अंदर एलसी का नंबर होना चाहिए और इशू करने वाले बैंक का नाम भी होना चाहिए। सो इट शुड बियर एलसी नंबर एंड ऑल्सो नंबर ऑफ द इश्यूइंग बैंक। Payment of freight should be clearly indicated in bill of lading according to letter of credit requirement. So जो शिपिंग कंपनी के चार्जेस हैं उनको हम कहते हैं फ्रेट। तो ये फ्रेट किसने पे करना है? सेलर ने पे करना है या बायर ने पे करना है अकॉर्डिंग टू लेटर ऑफ क्रेडिट। So that should also be mentioned in bill of lading. So this should be strictly according to LC. LC should call for shipped on board bill of lading and accordingly bill of lading should bear such clause. So LC में आमतौर के ऊपर लिखा होता है shipped on board. So shipped on board का मीनिंग होता है कि गुड्स को जो शिप है उसके ऊपर उनको लोड कर दिया गया है। So LC should call for shipped on board bill of lading means goods have been loaded on the board of the ship. और बिल ऑफ लेडिंग में ये सर्टिफिकेट, ये कंफर्मेशन भी होनी चाहिए। It should be issued in order of a shipper, blank endorsed or endorsed in favor of the issuing bank as stipulated in the LC. तो इसको इशू किया जाना चाहिए टू द ऑर्डर ऑफ द शिपर। सो शिपर मीन्स द शिपिंग पर्सन। और इसके ऊपर एंडोर्समेंट होनी चाहिए, ब्लैंक एंडोर्समेंट और एंडोर्स इन फेवर ऑफ द इशूइंग बैंक, जैसा एलसी में मेंशन्ड होगा। तो इट शुड बी इशूड टू द ऑर्डर ऑफ द शिपर, जिसने शिप किया उसके ऑर्डर के मुताबिक। और इसमें एंडोर्समेंट होना चाहिए, या तो ब्लैंक एंडोर्समेंट हो या एंडोर्समेंट इशूइंग बैंक की फेवर में हो। बट ऑल दिस शुड बी एज मेंशन्ड इन द एलसी। डेट ऑफ शिपमेंट शुड बी विद इन डेट स्टिपुलेटेड इन द एलसी। सो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर ये मेंशन रहता है कि इसका जो डिस्पैच है, इसका जो शिपमेंट है, कौन सी डेट तक हो जाना चाहिए, एंड दैट डेट ऑन विच इट इज शिप्ड। तो दैट शिपमेंट का डेट मस्ट बी मेंशन्ड, मस्ट बी विद इन द एलसी डेट। सो अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा है कि शिपिंग की लास्ट डेट 25 जनवरी है, तो बिल ऑफ लेडिंग जिसमें शिपिंग का डेट मेंशन किया होगा, तो डेट ऑफ शिपमेंट मस्ट बी ऑन और बिफोर दिस डेट।
Partial shipment or transshipment, if permitted in LC, should be clearly indicated in bill of lading. तो पार्शियल शिपमेंट क्या होता है? शिपमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। सो डिफरेंट डेट्स को शिपमेंट किया गया, उसको हम कहते हैं पार्शियल शिपमेंट। एंड ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? सो ट्रांसशिपमेंट होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, अगर गुड्स को एक वेसल से दूसरी वेसल्स के ऊपर लोड करना है, यानी जिसमें पहले एक वेसल यूज किया गया फिर दूसरी शिप को यूज किया गया, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। सो ये दोनों ही परमिट होंगे प्रोवाइडेड लेटर ऑफ क्रेडिट में इट इज परमिटेड एंड इट मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड इन द बिल ऑफ लेडिंग ऑल्सो। बिल ऑफ लेडिंग में इसको क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ग्रॉस वेट, नेट वेट, सो दिस ऑल्सो मस्ट बी इंडिकेटेड इन द इनवॉइस। इनवॉइस के अंदर ये दोनों भी मेंशन होने चाहिए कि ग्रॉस वेट कितना है और नेट वेट कितना है। And it will already be mentioned in the invoice or bill of lading. Bill of lading should not generally be dated prior to date of issue of LC unless specifically provided. So आमतौर के ऊपर जो बिल ऑफ लेडिंग का डेट है वो LC की डेट से पहले नहीं होना चाहिए। दिस इज ए नॉर्मल। सो डेट ऑफ बिल ऑफ लेडिंग इट शुड नॉट बी प्रायर टू डेट ऑफ इशू ऑफ LC। अगर LC इशू किया गया लेटर से 15 जनवरी को, तो बिल ऑफ लेडिंग की डेट 15 जनवरी या इसके बाद की होनी चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। हालांकि यूसीपी में प्रोविजंस डिफरेंट हैं। यूसीपी में प्रोविजंस हैं कि एलसी की डेट अगर बाद की डेट भी है तो भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है। अगर शिपमेंट की डेट पहले है, एलसी की डेट बाद में है, स्टिल इट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन एक्सेप्टेबल होगा विद इन वैलिडिटी पीरियड। ऑल ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग इफ इशूड इन मोर देन वन ओरिजिनल मस्ट अकम्पनी द डॉक्यूमेंट। तो अगर बिल ऑफ लेडिंग में जो ओरिजिनल्स बनाए गए, अगर उसकी एक से ज़्यादा कॉपीज बनाई गई तो वो सभी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करने होंगे। बिल ऑफ लेडिंग शुड नॉट बी क्लोज्ड अनलेस सबमिशन ऑफ क्लोज्ड बिल ऑफ लेडिंग इज परमिटेड। तो क्लोज्ड बिल ऑफ लेडिंग क्या होते हैं? तो क्लोज्ड नहीं होने चाहिए। तो ये क्लोज्ड बिल ऑफ लेडिंग क्या होते हैं? तो अगर बिल ऑफ लेडिंग के अंदर ऐसा मेंशन्ड है कि जो गुड्स हैं उनकी जो पैकिंग है, अगर वो पैकिंग डिफेक्टिव है तो फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर शिपिंग कंपनी मेंशन करेगी कि इसकी जो पैकिंग है वो डिफेक्टिव पैकिंग है। तो अगर शिपिंग कंपनी के अंदर इस प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है बिल ऑफ लेडिंग में, तो वो बन जाता है क्लोज्ड बिल ऑफ लेडिंग। तो रिक्वायरमेंट है कि बिल ऑफ लेडिंग क्लोज्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एलसी के अंदर इस प्रकार का प्रोविजन है तो इट कैन बी अकॉर्डिंग टू एलसी। आप देख सकते हैं कि कितने सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं स्क्रूटनी को लेकर के, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट या नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, तो वो है इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। इसको लेकर के क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं?
It must be issued and signed by insurance company or their agent. सो गुड्स को इंश्योर करने के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी है इसको इशू करेगी इशूइंग कंपनी और साइन भी करेगी इशूइंग कंपनी और बाय देयर एजेंट. इट मस्ट नॉट बी इशूड बाय द ब्रोकर. सो ये ब्रोकर के द्वारा इशू नहीं, लेकिन उनके एजेंट इशू कर सकते हैं. तो दो तरह के इंटरमीडियरीज हैं, एक ब्रोकर्स होते हैं और एक एजेंट्स होते हैं. तो यहाँ पे एजेंट साइन कर सकता है, इंश्योरेंस कंपनी साइन कर सकती है, लेकिन ब्रोकर साइन नहीं करेंगे उसको. डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इंश्योरेंस मस्ट बी ऑन और बिफोर डेट ऑफ शिपमेंट. सो जो डेट है इंश्योरेंस की वो शिपमेंट की डेट से पहले की या उससे डेट की हो सकती है. तो अगर शिपमेंट का डेट 25 जनवरी है और इंश्योरेंस पॉलिसी 20 जनवरी की है, या इंश्योरेंस पॉलिसी 25 जनवरी की है, या इंश्योरेंस पॉलिसी 28 जनवरी की है, तो इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. तो डेट ऑफ इंश्योरेंस मस्ट बी ऑन और बिफोर डेट ऑफ शिपमेंट. और इसे एंडोर्स भी किया जाना चाहिए दैट कवर इज इफेक्टिव फ्रॉम सो एंड सो डेट. सो अगर इंश्योरेंस पॉलिसी 28 की है तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में पॉलिसी में ये मेंशन कर दिया जाए कि ये इफेक्टिव हो जाएगी फ्रॉम से 25 जनवरी, तो फिर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. करेंसी ऑफ इशुएंस. इंश्योरेंस पॉलिसी किस करेंसी की होगी? तो वो करेंसी जो लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन्ड होगी, और अगर मेंशन नहीं है तो इट बी शुड बी सेम करेंसी. तो लेटर ऑफ क्रेडिट में अगर इंश्योरेंस की करेंसी मेंशन्ड है, तो लेट अस से जो लेटर ऑफ क्रेडिट यूएस डॉलर्स के अंदर है और इंश्योरेंस की करेंसी उसमें कोई और करेंसी परमिटेड है, सो दैट कैन बी डन. और अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी यूएस डॉलर में होगी. So if a currency is mentioned, it can be in that currency. If currency in the LC is not mentioned, then insurance policy will be in the currency of letter of credit. Insurance value must be mentioned. अगर insurance value mentioned नहीं है तो फिर insurance value कितनी होगी? Amount equal to 110% of CIP or CIF value of goods. So अगर LC में इंश्योरेंस अमाउंट मेंशन्ड है तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू मेंशन्ड अमाउंट. और अगर मेंशन्ड नहीं है तो इन दैट केस 110% ऑफ CIF वैल्यू होना चाहिए. यानी लेटर अगर 1 लाख US डॉलर का है और इट इज नॉट मेंशन्ड कि इंश्योरेंस वैल्यू कितना होगा, तो इंश्योरेंस वैल्यू मस्ट बी दिस मच, उसके 110% का इक्विवेलेंट. The policy should clearly mention the voyage to be covered. तो किस रास्ते को कवर करना है तो वो पॉलिसी में क्लियरली कवर होना चाहिए. तो वॉयज होता है जो रास्ता तय किया जाएगा, यानी शिपमेंट की पोर्ट से लेकर के डेस्टिनेशन की पोर्ट, और जो टर्मिनेशन पॉइंट है वो कौन सा होगा, तो ऑल दोज डिटेल्स शुड बी मेंशन्ड. तो उसकी जो वॉयज की डिटेल्स है यानी पोर्ट ऑफ शिपमेंट कहाँ से होगा,
और डेस्टिनेशन का पोर्ट कौन सा होगा, और डेस्टिनेशन पोर्ट के ऊपर पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन इंश्योरेंस कवरेज के लिए कौन सा रहेगा। सो दिस ऑल्सो रिक्वायर्स टू बी मेंशन्ड। क्लेम शुड बी मेड पेबल इन द कंट्री ऑफ एप्लीकेंट। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी को रिलेटेड कोई क्लेम बनता है तो क्लेम कहाँ पे लॉन्च होना चाहिए, पेबल होना चाहिए। सो जो एप्लीकेंट, जो बायर है, उसके कंट्री में वो क्लेम पेबल होना चाहिए। और ये पॉलिसी को एंडोर्स हुआ होना चाहिए, ब्लैंक एंडोर्समेंट। द पॉलिसी मस्ट बी ब्लैंक एंडोर्स्ड। Description of goods in insurance policy और insurance certificate, it should be according to LLC। तो गुड्स का जो डिस्क्रिप्शन है जिसका इंश्योरेंस किया गया है, वो डिस्क्रिप्शन सेम होना चाहिए जो एलसी में मेंशन्ड है। तो इतनी सारे पॉइंट्स स्क्रूटनी में आएंगे जब डॉक्यूमेंट्स का स्क्रूटनी किया जाएगा। सो अब हम बात करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये डॉक्यूमेंट क्या है। सो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वो डॉक्यूमेंट है जो डिटरमिन करता है कि गुड्स किस कंट्री में बनाई गई। सो उन गुड्स का ओरिजिन कौन सा कंट्री का है। इट डिटरमिन्स द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स। इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कुछ कंट्रीज जो डिज़ायरेबल कंट्रीज नहीं हैं, तो गुड्स उन कंट्रीज में नहीं बनी होनी चाहिए। तो वहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ गुड्स का सर्टिफिकेट है उसका महत्व आ जाता है। तो जिससे ये पता चलता है कि ये गुड्स किस कंट्री में बनी, क्या उस कंट्री से जो सेल परचेज है वो बैन तो नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा। इट मस्ट बी इशूड एंड साइंड बाय इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो इसको इशू कौन करेगा, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इसको इशू करेगी। सो फॉर एग्जांपल ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो सकता है उस कंट्री का। सर्टिफाइंग द ओरिजिन ऑफ गुड्स अलॉन्ग विद द डिटेल्स इंडिकेटिंग वैल्यू, इनवॉइस नंबर, बिल ऑफ लीडिंग नंबर एटसेट्रा। और ये सारी डिटेल्स उस सर्टिफिकेट के ऊपर होनी चाहिए एंड दैट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द लेटर ऑफ क्रेडिट। So details appearing in the certificate must be consistent with other documents। So जो डिटेल्स सर्टिफिकेट और ओरिजिन में दी जाएंगी वही डिटेल्स होनी चाहिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स के भी अंदर। पैकिंग लिस्ट, वेट लिस्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, इनको लेकर के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्क्रूटनी के लिए। ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक पैकिंग लिस्ट कि पैकिंग कैसे किया गया, वेट लिस्ट डिफरेंट आइटम्स का वेट क्या है, साइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट फॉर गुड्स मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो ई टेबल्स हैं उनके लिए, शिपिंग कंपनीज का सर्टिफिकेट, बेनिफिशियरी का सर्टिफिकेट। सो जो एलसी में मेंशन किए गए होंगे तो वो उसी प्रकार से प्रोवाइड करने होंगे। All such document must be consistent with each other and in conformity with terms of the letter of credit। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपस में कंसिस्टेंट होने चाहिए और जैसा एलसी में लिखा है उसको कंप्लाई विद करते होने चाहिए। So their conformity with LC is also an requirement। फ्रेंड्स अभी तक अगर आपका लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्विकली उसको कंप्लीट कर देंगे। सो मैं वॉच कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका
लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ, सो लाइव क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इमीडिएटली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। और जो स्टूडेंट इसके रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे होंगे तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर उनको सेशन के कंटेंट्स यूजफुल लग रहे हैं तो लाइक डिसलाइक प्रोसेस को ज़रूर कंप्लीट करें। इससे दूसरे स्टूडेंट देख करके एनकरेज्ड महसूस करते हैं और वीडियो का बेनिफिट लेते हैं। यस, डू इट क्विकली। सो CIB के जो वीडियो लेसन्स हैं वो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करवाते हैं और कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लेने के लिए केस स्टडीज के वीडियो लेसन्स को यूज करना चाहिए। तो दो तरह के वीडियो लेसन्स होते हैं, एक जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने वाले हैं और दूसरे केस स्टडीज जिसमें कई सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के होते हैं। तो अगर वो दोनों चीज़ें आप अच्छे से करते हो तो हमारी एग्ज़ाम में पास होने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव कर जाती हैं। और ये सारा कुछ मिलेगा आपको हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस वीडियो लेसन्स जो हमारी ऐप में अवेलेबल रहते हैं। यस, कर दीजिए लाइक डिसलाइक को कंप्लीट। तो अभी हम क्वेश्चंस को करेंगे जो हमने डिस्कस किया उसको लेकर के। व्हाट इज बिल ऑफ लीडिंग? बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, सो सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करके आंसर दीजिए। व्हाट इज बिल ऑफ लीडिंग? बिल ऑफ लीडिंग क्या होते हैं? रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली एंड देन आंसर। सो बिल ऑफ लीडिंग होते हैं ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो प्रूव करते हैं गुड्स का मूवमेंट फ्रॉम पोर्ट ऑफ शिपमेंट टू पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। तो ये एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी नेगोशिएबल कॉपीज शुड बी इंक्लूडेड इन कंप्लीट सेट ऑफ बिल ऑफ लीडिंग? सो बिल ऑफ लीडिंग के कंप्लीट सेट में कितनी नेगोशिएबल कॉपीज होती हैं? 1, 2, 3 और 4। सो हाउ मेनी नेगोशिएबल कॉपीज? सो कितनी कॉपी का ये कंप्लीट सेट बनता है? सो 2 कॉपीज का ये सेट कंप्लीट बनता है और 2 कॉपीज नेगोशिएबल कॉपीज, क्योंकि बिल ऑफ लीडिंग की नेगोशिएबल कॉपीज भी होती हैं और नॉन नेगोशिएबल कॉपीज भी होती हैं। तो नेगोशिएबल कॉपीज शुड बी 2। Whose signature should be on the bill of lading? बिल ऑफ लीडिंग को साइन कौन करेगा? शिप ओनर, कंसाइनीज, इश्यूइंग बैंक और ब्रोकर। तो इनमें से कौन साइन करेगा बिल ऑफ लीडिंग को? सो बिल ऑफ लीडिंग को इश्यू करती है शिपिंग कंपनी, इसीलिए सिग्नेचर होंगे शिप ओनर के या उसके एजेंट के। What should be description of goods in bill of lading correspond with? सो जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स दिया जाएगा बिल ऑफ लीडिंग के अंदर वो किसके साथ मैच करनी चाहिए? शिपर्स रिक्वायरमेंट, कंसाइनीज रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ LC एंड एज मेंशन्ड इन द इनवॉइस, और इंश्योरेंस पॉलिसीज रिक्वायरमेंट। तो जो डिस्क्रिप्शन है गुड्स का बिल ऑफ लीडिंग में इनमें से किसके साथ वो मैच करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4, केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 4, सो आंसर हियर इज C, जो LC की रिक्वायरमेंट है और जो इनवॉइस के अंदर मेंशन्ड है। व्हाट शुड द बिल ऑफ लीडिंग बियर? तो बिल ऑफ लीडिंग में क्या कंटेंट होना चाहिए? डेट ऑफ शिपमेंट ओनली, लेटर ऑफ क्रेडिट नंबर ओनली, नेम ऑफ इश्यूइंग बैंक ओनली, लेटर ऑफ क्रेडिट नंबर along with the name of the issuing बैंक।
तो बिल ऑफ लेडिंग में क्या होना चाहिए? तो हमारा एप्रोप्रिएट आंसर इसमें क्या बनता है? डेट ऑफ शिपमेंट ओनली, नो, और भी कई डिटेल्स होती हैं। एलसी नंबर ओनली, नो, और भी कई डिटेल्स हैं। इशूइंग बैंक का नाम, नो, और भी कई डिटेल्स हैं। एलसी का नंबर, इशूइंग बैंक का नाम, यस, दिस इज एप्रोप्रिएट आंसर। व्हाट शुड द बिल ऑफ लेडिंग कॉल फॉर? बिल ऑफ लेडिंग किसको कॉल फॉर करे, यानी उसके कंटेंट्स क्या हों? पेड बिल ऑफ लेडिंग, शिप्ड ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग, रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग, या क्लीन बिल ऑफ लेडिंग। तो बिल ऑफ लेडिंग इनमें से किस टर्म्स को सर्टिफाई करता हो? सो व्हाट इट शुड कॉल फॉर? क्वेश्चन नंबर 6। तो इट शुड बी कॉलिंग फॉर शिप्ड ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग। तो बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर जो सर्टिफिकेट होगा वो शिप्ड ऑन बोर्ड का सर्टिफिकेट होगा। हु शुड द बिल ऑफ लेडिंग बी इशूड टू? बिल ऑफ लेडिंग किसको इशू किया जाएगा? इशूइंग बैंक को, कंसाइनी को, शिपर को, या इंश्योरेंस कंपनी को? हु शुड द बिल ऑफ लेडिंग बी इशूड टू? सो इट विल बी इशू टू द शिपर। शिपर के को इशू किया जाएगा, यानी जिसने उन गुड्स को शिप करवाया है। व्हाट शुड बी डेट ऑफ शिपमेंट इन द बिल ऑफ लेडिंग? बिल ऑफ लेडिंग के अंदर शिपमेंट की डेट कौन सी होनी चाहिए? विद इन डेट स्टिपुलेटेड इन एलसी, prior to date stipulated in LC, any date, or after date stipulated in LC. So what should be the date of shipment in the bill of lading? Question number 8. तो क्या आंसर अप्रोप्रिएट बनता है? तो आंसर हियर इज ए, विद इन द डेट स्टिपुलेटेड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। सो लेटर ऑफ क्रेडिट में डेट मेंशन्ड होती है कि कौन सी डेट तक शिपमेंट होना चाहिए। सो दैट डेट शुड बी मेंशन्ड। तो वो शिपमेंट का जो डेट है वो उस डेट के विद इन होना चाहिए। व्हाट शुड बिल ऑफ लेडिंग इंडिकेट इन केस ऑफ पार्शियल शिपमेंट और ट्रांसशिपमेंट? तो इनमें कौन सा ऑप्शन हमें लगता है दैट वुड बी करेक्ट वन? व्हाट शुड बिल ऑफ लेडिंग इंडिकेट इन केस ऑफ पार्शियल शिपमेंट और ट्रांसशिपमेंट? So it should indicate the permission granted in the letter of credit. So whether partial shipment or transshipment allowed है या नहीं allowed है, and it should be according to letter of credit. What should be gross weight and net weight of goods be in the bill of lading? तो बिल ऑफ लेडिंग के अंदर ग्रॉस वेट लिखा होना चाहिए या नेट वेट लिखा होना चाहिए, एज पर शिपर्स रिक्वायरमेंट, as per consignee's requirement, as indicated in the invoice, or any weight? तो क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा आंसर होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आंसर रहेगा सी। जो इनवॉइस में इंडिकेटेड रहेगा तो वही उसमें मेंशन किया जाएगा। वेल फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आज के सेशन के साथ रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपकी किसी तरह की और रिक्वायरमेंट है तो उसे आप हमें ईमेल के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा ईमेल आईडी है, या अगर हमारी ऐप को आपने इंस्टॉल किया है तो ऐप का जो मैसेज बॉक्स है, तो मैसेज बॉक्स के अंदर भी आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो।
वी विल सूटेबली आंसर दैट एंड हेल्प यू। तो चलिए आज के इस सेशन को फिर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।